Hello everyone. Today's topic is general functions of group. तो आज हम करेंगे कि एक समूह के सामान्य कार्य क्या क्या होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो किसी भी समूह के कार्य बहुत सारे होते हैं, किसी भी समूह के सामान्य कार्य बहुत सारे होते हैं, परंतु यहाँ पर हम कुछ प्रमुख प्रमुख कारकों की ही चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट है आपका आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, यानी कि किसी भी समूह का जो पहला सामान्य कार्य होता है वो होता है समूह की जो आवश्यकताएं होते हैं उनको पूरी करना, समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना। कोई व्यक्ति किसी भी समूह का सदस्य इसलिए ही बनता है क्योंकि वह समूह उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा। लेकिन हमें यहाँ कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि कोई भी समूह सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को, यानी कि कोई समूह सभी सदस्यों की, यानी कि समूह के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको समान रूप से पूरा नहीं कर पाता है। कुछ सदस्यों की इच्छाओं को अच्छी तरह से पूरा करता है, जबकि कुछ सदस्यों की इच्छाओं को उतनी अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाता है। सेकंड है इसमें ही आवश्यकताओं की संतुष्टि में ही समूह कुछ सदस्यों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है और अन्य सदस्य जो होते हैं उनकी अन्य जो भिन्न आवश्यकताएं होती हैं उनको संतुष्ट करता है। इसी में थर्ड पॉइंट है, एक जो समूह होता है वो अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि विभिन्न समयों में विभिन्न तरीके से कर सकता है। देखो, समूह में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समूह की सदस्यता अनचाहे ढंग से या मनमाने ढंग से प्राप्त कर लेते हैं। तो समूह जो है ऐसे सदस्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि को पूरा करने के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। यह भी देखा गया है कि अन्य व्यक्तियों की तुलना में कुछ व्यक्ति समूह निर्णय को अधिक प्रभावित करते हैं। इसी वजह से अक्सर समूह साधारण व्यक्तियों की तुलना में अपने जो प्रभावी सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं की अधिक संतुष्टि करता है। प्राय समूह के सदस्यों की शक्ति में असमानता भी देखने को मिलती है और समूह अपने प्रभावी सदस्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि को प्राथमिकता भी देता है। यह बात सर्वविदित भी है कि समूह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। आवश्यकताओं को अब दो वर्गों में बांटा गया है। देखो, किसी भी समूह की कई तरीके की समस्याएं होती है, कई तरीके की आवश्यकताएं होती हैं। तो समूह की जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि समूह का पहला कर्तव्य, पहला फंक्शन जो है, पहला कार्य है वो है समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो किस तरीके की आवश्यकताएं? तो आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा गया है, समूह की प्राइमरी आवश्यकताएं और सेकेंडरी आवश्यकताएं। यानी कि प्राइमरी को हम प्राथमिक बोलते हैं और सेकेंडरी को गौण आवश्यकताएं बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी आवश्यकताएं कौन सी होती है। तो इसमें फर्स्ट है प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, इंग्लिश में इसे बोलेंगे सेटिस्फैक्शन ऑफ प्राइमरी नीड्स। तो अब हम ये देखेंगे कि ये प्राइमरी नीड्स कौन सी होती हैं। प्राथमिक समूह, यानी कि प्राथमिक आवश्यकताएं, समूह की जो प्राइमरी नीड्स होती हैं वो एक तरीके से बायोलॉजिकल नीड होती हैं। प्राइमरी नीड्स में कौन कौन सी नीड्स आ जाएंगी, जैसे भोजन, पानी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, जो इस तरीके की आवश्यकताएं होती हैं वो प्राइमरी नीड्स में आएंगी। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो विशेष रूप से पूरी की जाती है वो प्राथमिक समूह द्वारा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी ग्रुप में क्या आ जाएगा आपका, परिवार। अब हम सेकंड पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी नीड, यानी कि गौण आवश्यकताओं की संतुष्टि। तो अब हम इसमें देखेंगे समूह के अन्य सदस्य, समूह अपने सदस्यों की गौण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवश्यकताओं के इस वर्ग के अंदर, कौन से वर्ग के अंदर, गौण आवश्यकताओं में किसको रखा गया है, सामाजिक आवश्यकताओं को रखा गया है। देखो, आपने प्राइमरी ग्रुप में देखा कि प्राइमरी ग्रुप का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया परिवार। तो परिवार का कर्तव्य होता है कि वह अपने समूह की जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, उनको पूरा करे। तो सेकेंडरी ग्रुप में हम देखेंगे जो सेकेंडरी नीड्स होती हैं, जो गौण आवश्यकताएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं
देखो, इस ग्रुप के अंदर समूह अपने सदस्यों की गौण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवश्यकताओं के इस वर्ग में सामाजिक आवश्यकताओं को रखा जाता है। प्राथमिक और गौण समूह दोनों ही आवश्यकताओं की संतुष्टि जो है इस ग्रुप में होती है। यहाँ हम केवल इन आवश्यकताओं की चर्चा करेंगे जिनकी संतुष्टि समूह द्वारा होती है, जो कि बेसिकली शोध का भी विषय रहा है। तो देखो, दो तरीके की आवश्यकताएं होती है। समूह की कई तरीके की आवश्यकताएं होती हैं। पहली है प्राइमरी नीड। प्राइमरी नीड में मैंने आपको एग्जांपल दिया फैमिली। तो फैमिली क्या करती है? रोटी कपड़ा मकान जैसी आवश्यकताओं को पूरी करती है अपने समूह के सदस्यों की। समूह के सदस्य कौन हो गए? फैमिली के मेंबर्स। जो सेकंड नीड थी वो था सेकेंडरी नीड। सेकेंडरी नीड्स कौन सी थी? गौण आवश्यकताएं। तो इसमें एक बेसिकली एक तरीके से सामाजिक आवश्यकताएं आ जाती हैं। इसमें प्राथमिक और गौण दोनों ही आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। यहाँ अब हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे सेकेंडरी नीड्स में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रेम व अनुमोदन की आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड फॉर लव एंड अप्रूवल। देखो, हर व्यक्ति दूसरे से प्यार करना चाहता है और यह भी चाहता है कि दूसरे लोग भी उससे प्यार करें, प्रेम करें। प्रत्येक व्यक्ति अन्य सदस्यों से ध्यान व स्नेह प्राप्त करना चाहता है कि लोग उसका ध्यान रखें, उससे स्नेह रखें। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति अपने कार्यों व विचारों के लिए अनुमोदन भी प्राप्त करना चाहता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ, जो मैं अपनी बात रख रहा हूँ, जो मेरे विचार हैं, उन्हें समाज में जो लोग हैं उनसे एक तरीके से अप्रूवल मिले। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि समूह द्वारा होती है। जैसे कि रॉबिन्सन ने 1989 में इस विषय पर अनेक शोध कार्य किए थे और पाया कि समूह अपने सदस्य की ध्यान या स्नेह प्राप्त करने की इच्छा को संतुष्ट करता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी में, प्रेम व अनुमोदन की आवश्यकता की संतुष्टि, तो समाज में उपस्थित जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सभी चाहते हैं कि सामने वाले से उन्हें प्रेम की प्राप्ति हो, उनके जो विचार है उनसे सामने वाले से अनुमोदन मिले, यानी कि उनका जो वो बिहेवियर कर रहे हैं उसे अप्रूव किया जाए। सेकंड पॉइंट है इसी के अंदर शक्ति आवश्यकता की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऑफ पावर नीड। समूह अपने अनेक सदस्यों की शक्ति आवश्यकता की भी पूर्ति करता है। चाहे किसी समूह में नेतृत्व की कोई औपचारिक पहचान न हो तो भी समूह में सदस्यों की इस प्रकार की भूमिकाएं जो है निर्दिष्ट की जाती हैं ताकि शक्ति की मात्रा के दृष्टिकोण से उनमें परस्पर अंतर हो सके। समूह के अनेक सदस्यों की तुलना में कुछ सदस्यों में यह शक्ति आवश्यकता जो है अपेक्षाकृत प्रबल पाई जाती है। एक सदस्य समूह का नेता बनकर अपनी शक्ति आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में कामयाब हो सकता है। समूह में विभिन्न भूमिकाओं तथा स्थितियों के साथ विभिन्न मात्रा में शक्तियां भी जुड़ी हुई होती हैं, जिससे समूह के सदस्य एक दूसरे पर प्रभुत्व प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है संबंधन की आवश्यकता की संतुष्टि, यानी कि सेटिस्फैक्शन ऑफ एफिलिएशन नीड। देखो, जो ये पॉइंट है सेटिस्फैक्शन ऑफ एफिलिएशन नीड, यानी कि संबंधन की आवश्यकता की संतुष्टि, तो जो समूह है वो ग्रुप के कुछ एक व्यक्तियों की तो पावर नीड को सेटिस्फाई करता है, यानी कि शक्ति आवश्यकता को संतुष्ट करता है, परंतु अधिकतर व्यक्तियों की संबंधन आवश्यकता को पूरा करता है। तो इसमें भी रिसर्च हुई है जिनसे यह पता चला है कि प्रत्येक व्यक्ति में संबंधन जो है वो मूल प्रवृत्ति विद्यमान रहती है, लेकिन कुछ एक ने और स्टडीज़ की जिसमें ये पाया गया कि संबंधन कोई मूल प्रवृत्ति नहीं है। तो व्यक्ति पहले तो समूह जीवन को लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक साधन के रूप में ले लेता है, फिर धीरे धीरे कर ये समूह जीवन के लिए उनके लिए स्वयं लक्ष्य बन जाता है। सोशल साइकोलॉजी में और भी कुछ रिसर्च हुई है जिनमें यह पाया गया है कि प्रबल संबंधन आवश्यकता का संबंध जो है वो चिंता से होता है। उनके अनुसार जो कम चिंतित व्यक्तियों की तुलना में जो अधिक चिंतित व्यक्ति होते हैं उनमें संबंधन की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो जो सेकेंडरी पॉइंट हम इसके अंदर कर रहे थे, सेकेंडरी के अंदर हमने किया एक तो सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड फॉर लव एंड अप्रूवल, सेकंड था सेटिस्फैक्शन ऑफ पावर वन, और सेटिस्फैक्शन ऑफ एफिलिएशन नीड।
इसमें सेकंड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ न्यू नीड। देखो नीड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती, एक आवश्यकता ख़त्म होती है दूसरी आवश्यकता का जन्म हो जाता है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है नवीन आवश्यकताओं का निर्माण। इस पॉइंट में हम देखेंगे कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो संतुष्ट नहीं रहती हैं, बल्कि जैसे जैसे व्यक्ति में परिवर्तन आता रहता है वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं मैं आपको बता रही थी कि मानव की आवश्यकताएं स्थिर नहीं रहती हैं, बल्कि जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर चेंज आता रहता है वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं उत्पन्न भी होती रहती हैं और विकसित भी होती रहती हैं। जब एक व्यक्ति किसी समूह का सदस्य बनता है तो उसे नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं, जिससे व्यक्ति में परिवर्तन जो है वो उत्पन्न होता है तथा इस तरीके से नई आवश्यकताओं का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह लक्ष्यों की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। तो देखो ये क्या होता है कि समूह का लक्ष्य यह भी होता है कि जिस समूह को जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया है तो समूह का यह भी कार्य है कि उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। देखो अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या, इस पॉइंट्स का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए कि समूह लक्ष्य से हमारा अभिप्राय होता है उन लक्ष्यों से जिसमें सभी सदस्यों की रुचि होती है। एक समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं में परस्पर भिन्नता तो हो सकती है, परंतु इन भिन्नताओं के होते हुए भी वे इस लक्ष्य को पूरा करने का एक सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए परिवार क्या है, एक सामाजिक समूह ही है, लेकिन उसका जो कॉमन गोल, वहाँ पे परिवार के सदस्यों में सभी का इंटरेस्ट हो सकता है, परस्पर अलग अलग हो, लेकिन परिवार का पूरा एक कॉमन गोल क्या होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैमिली, इस समूह में जो कॉमन गोल होता है वो होता है परिवार का कल्याण करना। इसी तरीके से जो सेकेंडरी ग्रुप है उसमें राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक या सामाजिक संगठन आ जाएंगे, इनका भी अपना एक कॉमन गोल होता है। व्यक्तिगत आवश्यकता तथा समूह लक्ष्य के बीच देखा गया है कि बहुत गहरा संबंध पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। एक समूह का कर्तव्य होता है कि वह अपने समूह के सदस्यों को जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड कराए। देखो समूह का एक महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि ये सदस्यों को विश्व तथा स्वयं सदस्यों के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराएं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी जटिलताओं और अस्पष्टताओं को सुलझाने में हमारी मदद करती है। हम समूह के जो अन्य सदस्य हैं उनसे इंटरेक्ट करके अपने आप को इस बारे में इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या हमारे जो मत हैं, जो हमारा निर्णय है, हमारा विश्वास और अभिवृत्तियाँ सही हैं। इनके आधार पर हमें यह पता चलता है कि क्या एक विशेष परिस्थिति में हमारी भावनाएं कितनी स्टिक हैं, यानी कि बेनिफिट होगा उनका। इसके अतिरिक्त हम यह भी जान सकते हैं कि क्या हम वास्तव में अपनी क्षमताओं को पूरा इस्तेमाल करके विभिन्न कार्यों को कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी क्षमताएं हैं उनके थ्रू जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। समूह के अन्य सदस्य हमें अद्वितीय ढंग से ये महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं प्रदान करते हैं। तो बेसिकली जो है समूह का लक्ष्य यह भी होता है कि उस समूह के जो सदस्य हैं जो भी उनका गोल है तो उस गोल को कंप्लीट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो समूह के सदस्यों को प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है समूह विचारधारा का संप्रेषण, मेंटेनेंस ऑफ ग्रुप आइडियोलॉजी। देखो इस पॉइंट में हम क्या करेंगे कि समूह विचारधारा का संप्रेषण, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक समूह की अपनी विचारधारा होती है, यानी कि हर जो भी समूह होता है उस समूह की अपनी विचारधारा होती है या यह समय के साथ विकसित हो जाती है। एक समूह विचारधारा का निर्माण कॉमन जो बिलीफ्स होते हैं, वैल्यूज़, नॉर्म्स से होता है। प्रत्येक समूह इस कॉमन विचारधारा को बरकरार रखने का प्रयास करता है। एक समूह अपनी कॉमन विचारधारा को इसलिए बरकरार रखने की कोशिश करता है क्योंकि यह
उन व्यवहार भेदों को, जो व्यवहार के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको कम कर देती है, जो विभिन्न सदस्यों में आवश्यकताओं की भिन्नता से उत्पन्न होता है। एक कॉमन विचारधारा समूह के सदस्यों में विभिन्न आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति के कॉमन तरीकों को उत्पन्न करती है। एक समूह की विचारधारा का प्रभाव सभी सदस्यों पर पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी अभिवृत्ति तथा मतों इत्यादि में बहुत कम भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिकरण की एजेंसीज, यानी कि एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की एजेंसी क्या है? तो फैमिली, तो फर्स्ट एजेंसी तो फैमिली है, फिर नेबर्स है, स्कूल है, कॉलेजेस है, फिर जहाँ आप काम करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी क्या है, ये आपकी सोशलाइजेशन की एजेंसीज है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले समूह अपने सदस्यों के सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण एजेंसी होती है। सामाजिकरण में प्राथमिक व गौण समूह का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। परिवार प्राथमिक समूह सामाजिकरण को अत्यधिक प्रभावित करता है, यानी कि परिवार जो है वो प्राथमिक समूह है जो कि सामाजिकरण को बहुत हद तक प्रभावित करता है। सोशल साइकोलॉजी में जो सेकर्ड एंड बेकमैन है, उनके अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिकरण को प्राथमिक समूह जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इसके अलावा धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, ये जो सेकेंडरी ग्रुप है वो भी व्यक्ति के सामाजिकरण पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं। संदर्भ समूह के मानकीय कार्य सामाजिकरण के क्षेत्र में अपना एक विशेष ही महत्व रखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखना, मेंटेनिंग कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। देखो, कल्चर क्या होता है? सोसाइटी और कल्चर दो चीज़ें होती हैं। सोसाइटी होता है समाज और कल्चर होता है संस्कृति। तो क्या करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कल्चर जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चीज़ें हमने अपने दादा दादी, हमारे मम्मी पापा ने अपने मम्मी पापा से सीखी होंगी कल्चरल में, वो उन्होंने हमें सिखाई और हम अपने बच्चों को। तो ये एक तरीके से क्या है, एक कल्चरल कंटिन्यूटी इस तरीके से बनी रहती है। जैसे कि इस पॉइंट में हम देखते हैं प्रत्येक समूह अपनी सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करता है, यानी कि हर समूह की ये कोशिश रहती है कि वह अपनी कल्चर की जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखे। प्रत्येक समूह की अपनी मान्यताएं होती हैं, परंपराएं होते हैं, मूल्य होते हैं, उनके उद्देश्य होते हैं तथा व्यवहार प्रणाली के तौर तरीके होते हैं अपने अपने। प्रत्येक समूह इन बातों के अनुपालन पर बल देता है ताकि सांस्कृतिक जो निरंतरता है वो बरकरार रखी जा सके। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप सांस्कृतिक निरंतरता में कुछ विच्छेद सा पैदा हो सकता है, फिर भी समूह किसी भी परिवर्तन को अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार स्वीकार करने का प्रयत्न करता है या फिर उसे अपने प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों व मान्यताओं के अनुसार ढाल लेता है। इस तरीके से हम देखते हैं तथा समझने के प्रयास करते हैं कि हम जनजातीय समूह पर सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण का सहारा भी ले सकते हैं। हमने यहाँ समूह के कुछ सामान्य आज जो हमने टॉपिक किया है जनरल फंक्शंस ऑफ ग्रुप, तो हमने यहाँ समूह के कुछ सामान्य प्रमुख कार्यों को देखा, उनके बारे में डिस्कशन किया। प्रत्येक कार्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, परंतु प्रत्येक कार्य का महत्व परिस्थिति के अनुसार कम या ज़्यादा होता रहता है। ऐसे ही कुछ समूह के और कुछ कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि दूसरे के अन्य कार्य जो हैं वो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।